दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए साइंस का एक नया वीडियो, जो कि हमारा होने वाला है मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट 2। दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो देखिए एक आयरन नेल जो होती है यानी कि लोहे की कील, ये पानी के अंदर तो डूब जाती है लेकिन पारे में तैरती है। तो इसके पीछे का कारण ये होता है कि लोहे का जो घनत्व होता है यानी कि डेंसिटी ऑफ आयरन, वो पानी से अधिक होती है। ठीक है, पानी से ज़्यादा होती है लेकिन पारे से कम। तो इस कारण से जो है लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके कोस्ट गार्ड के नाविक के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, जब आपका ऑफलाइन पेपर होता था उस टाइम। ठीक है, तो देखिए सड़क पर चलना आसान होता है लेकिन बर्फ़ में चलना थोड़ा सा कठिन होता है। इसके पीछे क्या कारण होता है? तो देखिए इसके पीछे का कारण ये है कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा जो घर्षण होता है वो कम होता है, यानी कि बर्फ़ में सड़क की तुलना में जो फ्रिक्शन होता है तो वो कम होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में प्रवेश करता है या फिर जब समुद्र में आता है तब जहाज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि कोई एक शिप है जो कि नदी में चल रही थी, अब वो जब समुद्र में प्रवेश करेगी यानी कि सी में जब आएगी तब उसके तल पर या फिर स्तर पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक कंडीशन होती है। ठीक है, जब भी कोई शिप या फिर जो नाव वगैरह होती है, ये जब नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो उसका जो तल होता है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की ओर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा और आप लोगों का जो है इन 20-25 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर 2 दिन से वीडियो नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं कि यार थोड़े से हेल्थ इश्यू की वजह से जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो अब जो है सब ठीक है, तो अब आप लोगों को वीडियोज़ कंटिन्यू मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी जो है आपके नेवी एमआर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए वायुमंडल में बादल तैरते हैं अपने निम्न घनत्व के कारण, यानी कि लो डेंसिटी के कारण। ठीक है, तो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगर भाई आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि। तो देखिए आइस जो होती है यानी कि बर्फ़, वो पानी में तैर जाती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि बर्फ़ जो होती है वो पानी से हल्की होती है। ठीक है, लेकिन अल्कोहल से भारी होती है। ठीक है, तो इस कारण से जो है बर्फ़ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है। अक्सर आप लोगों ने ये देखा भी होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस टाइप के कंडीशनल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि प्रायकर तेज आंधी या फिर तूफान जब आते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि टिन शेड जो होते हैं या फिर हल्की छतें जो होती है वो अक्सर उड़ जाती है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है। ठीक है, तो देखिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे का कारण ये है कि जब छत जो होती है उसके ऊपर बहने वाली हवाएं जो होती है, ठीक है, वो दाब उत्पन्न कर देती है। सतह के ऊपर क्या करती है, वो दाब उत्पन्न कर देती है। ठीक है, जो कि ज़्यादा होता है, लेकिन जो सतह के नीचे या फिर छत के नीचे जो दाब होता है वो सामान्य होता है। तो इस कारण से जो है वो छत उड़ जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत के ऊपर बहने वाली
हवा जो होती है या फिर वायु जो होती है वो छत की सतह के ऊपर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे जो दाब होता है वो सामान्य होता है। इस कारण से हल्की छतें जो होती है वो उड़ जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या फिर कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ क्यों लगाई जाती है। ठीक है, देखिए भाई ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा और सोचा भी होगा कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, जब भी हम रेलवे स्टेशन जाते हैं या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो वहाँ पर जो पटरियाँ होती है, पटरियों के बीच में जो है अक्सर आपने देखा होगा वहाँ पर लकड़ी लगी हुई होती है या फिर आजकल जो है सीमेंट के वो ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, और बीच में जो है कंक्रीट भी भरी जाती है। तो इसके पीछे का क्या कारण होता है? तो देखिए इसके पीछे का कारण ये होता है, इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि रेलगाड़ी द्वारा जो लगाया गया दाब हो वो कम हो जाए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। ठीक है, तो इस कारण से जो है वो कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है और इसमें देखिए क्या बोला गया है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में तय करती है। ठीक है, समझ लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में तय करता है। ठीक है, तथा अगली 16 मीटर की जो दूरी है यानी कि एक और दूरी है जो कि 16 मीटर की है और उसे 2 सेकंड में तय करती है। यानी कि यहाँ पर कितनी दूरी दे रखी है आपको, टोटल डिस्टेंस जो दे रखी है दूरी वो आपको 2 दे रखी है जो कि ये 16 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, पहली जो है वो 4 सेकंड में तय होती है और दूसरी जो है वो 2 सेकंड में तय होती है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि वस्तु की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है भाई, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाले न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए औसत चाल हमें यहाँ पे पूछी गई है। तो अक्सर आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। देखिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, टोटल टाइम ये होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब कुल दूरी क्या हो जाएगी? तो देखिए पहले बोला जा रहा है कि 16 मीटर की दूरी जो है वो 16 सेकंड में तय होती है। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे लिख लिया 16। अब प्लस में आ जाएगा फिर से 16। फिर से 16 क्यों आएगा? तो यहाँ पर देखिए एक और दूरी आपको बोली गई है कि 16 मीटर की दूरी फिर जो है वो अगली दूरी वो 2 सेकंड में तय होती है, यानी कि 2 बार 16 आ गया। अब देखिए मैंने बोला था कि कुल दूरी बटा कुल समय होता है औसत चाल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने कुल दूरी लिख ली। अब कुल समय क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा 4 सेकंड और फिर हो जाएगा 2 सेकंड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 + 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 32/6। ठीक है, तो अब देखिए बहुत ही ईजी हो गया। इसको मैं काट लूँगा यहाँ पे, तो ये कट जाएगा 3 बार में, ये 16 बार में, और यहाँ पे जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 5.3। और ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, चलिए मीटर प्रति सेकंड में, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.3 मीटर प्रति सेकंड औसत चाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है कि किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर। अब ओडोमीटर क्या होता है? तो कार में जो आपको दूरी वगैरह दिखाता है वो यंत्र होता है ओडोमीटर। ठीक है, वो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, यानी कि 2000 किलोमीटर को शो करता है। और यात्रा जब समाप्त होती है, यानी कि जर्नी जब एंड होती है, तब वो उसमें शो करता है 2400 किलोमीटर। ठीक है, पहले कितना कर रहा था? 2000 किलोमीटर शुरू होते समय यात्रा। ठीक है, और जब यात्रा समाप्त हुई तो उस समय शो कर रहा था वो 2400 किलोमीटर। ठीक है, यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, अब ये बोला गया है कि ये जो टोटल यात्रा थी या फिर जर्नी जो थी उसमें 8 घंटे लगते हैं, तो कार की औसत चाल को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। अब देखिए भाई कंडीशनल क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम बोल दिया गया है, दूरी दे दी गई है। ठीक है, और औसत चाल जो है वो आपको बतानी है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है भाई आपके शिफ्ट में आया था एक बार, तो ध्यान से समझिएगा इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम लगेगा। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, अब कुल दूरी हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए भाई कुल दूरी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि जब यात्रा शुरू हुई तब उस टाइम वहाँ पर ओडोमीटर में शो हो रहा था 2000 किलोमीटर। ठीक है,
और उसके बाद में जब जर्नी एंड होती है तो उस टाइम शो हो रहा था 2400 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 2400 में से मैं जब घटाऊंगा 2000 किलोमीटर को, तब मुझे मिल जाएगा कि कितनी दूरी यहाँ पर 8 घंटे में तय हुई है। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पर हम लोगों का फॉर्मूला होता है औसत चाल का कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2400 में से घटा लूँगा 2000 को। ठीक है, क्योंकि जो टोटल जर्नी यहाँ पे जब ख़त्म होती है तो हमें देखने को मिल रहा था 2400 किलोमीटर। ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 8 घंटे। ठीक है, चलिए अब कितना मिल गया, यहाँ पे मिल गया मुझे 400 और ये हो गया 8। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं कैंसिल करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 50। ठीक है, अब ये 50 क्या है, तो अब ये जो 50 है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, क्यों है, तो देखिए यहाँ पे भी किलोमीटर आपको बोला जा रहा है और यहाँ पे भी जो है 8 घंटे आपको शो हो रहे हैं, तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि औसत चाल आपको फाइंड करनी है और वो भी मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो आप लोगों ने डिस्टेंस वाले चैप्टर में भी पढ़ रखा होगा मैथ्स में कि जब भी हमें चेंज करना होता है मीटर प्रति सेकंड में तो हम क्या करते हैं, उसको इंटू करते हैं 5/18 से। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 50 को जो है इंटू करूँगा 5/18 से। ठीक है, चलिए ये जब मैं इंटू करूँगा तो मुझे जो एवरेज मिलेगा या फिर आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 13.9। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। अब ये कन्वर्ट हो चुका है 13.9, आप लोग इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 13.9 मीटर प्रति सेकंड आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कुल दूरी कैसे आई है। तो देखिए भाई यहाँ पर ओडोमीटर जो है शुरू में शो कर रहा था 2000 किलोमीटर और जब जर्नी एंड होती है तो वहाँ पर शो कर रहा था 2400 किलोमीटर। तो आप लोग ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे 400 मीटर का ये अंतर आया है। ठीक है, 400 किलोमीटर का आ गया और बटा में दूरी हमें यहाँ पे समय दिए रखा है 8 घंटे, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया। फिर ये जो था वो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो इसको मैंने कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इंटू कर लिया। ठीक है, तो आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, साथ ही में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी पर जो है 2 नए बैच शुरू हुए हैं, जो कि है उड़ान एनडीए और लक्ष्य एयरफोर्स नेवी। तो अगर आप लोग भाई एयरफोर्स नेवी एग्ज़ाम या फिर एनडीए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है इसके लिए एनरोल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे बैचेस हैं, डिफेंस की टॉप एजुकेटिंग फैकल्टी के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसके बाद में आप लोगों को सिंपली वहां पे रजिस्टर कर लेना है और जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लेंगे आप लोगों को जो है चूज़ कोर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको भाई डिफेंस की कैटेगरी में चूज़ करना है एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को। ठीक है, जैसे ही आप लोग कोर्स को चूज़ कर लोगे आप लोगों से पूछा जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो गेट सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेना है और जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेंगे आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में दोस्तों आप लोग डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो रेफरल कोड में डिफेंस पॉइंट फिल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और रेफरल कोड जो है अभी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग इस कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से शाही बाहर निकल आती है क्योंकि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से शाही बाहर निकल आती है, इसके पीछे का कारण ये होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ती है क्या होता है कि वायुदाब जो होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, प्रेशर जो होता है एयर का वो कम होता जाता है, तो इस कारण से फाउंटेन पेन से शाही बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब जो है उसमें कमी आती है, तो इस कारण से जो है फाउंटेन पेन से शाही बाहर निकल आती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ठीक है, तो एक जो साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर का जो वायुमंडलीय दाब होता है वो अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल के दाब से जो है थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर की ओर जाकर के फट जाता है क्योंकि। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को पता होगा और काफ़ी बार जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है कि
गुब्बारे में जो है कौन सी गैस को भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को भी सिलेक्ट करते हैं और हीलियम को भी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा होता है वो जैसे ही वायु में ऊपर की ओर जाता है उसमें होता क्या है कि वो जो है फट जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या होता है, तो देखिए भाई उसका जो वायुदाब होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, वायुदाब घट जाता है, तो इस कारण से हाइड्रोजन से भरा हुआ जो गुब्बारा होता है वो वायु में ऊपर की ओर जा करके फट जाता है। किसके कारण, वायुदाब घट जाने के कारण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वायुदाब घट जाता है। ठीक है, एयर प्रेशर डिक्रीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि फिर से आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है और इसमें देखिए क्या बोला गया है कि एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करती है। ठीक है, और वह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी को तय करती है, तो इसका त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, पिछले बार भी आपसे शिफ्ट में पूछा गया था एग्जाम में कोस्ट गार्ड में कि त्वरण आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो आप लोग फिर से यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, और अगर इसका द्रव्यमान 7 टन हो तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो जाता है इस चैप्टर से, ध्यान से समझिएगा, न्यूटन के लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि पहले तो गति का नियम कौन सा लगेगा यहाँ पर और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई हमें यहाँ पर जो है पहले त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन के तीनों नियम से कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो देखिए आप। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो है टाइम दे रखा है 20 सेकंड यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, टी हमें दे रखा है, उसके बाद में दूरी देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है 400 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दूरी भी दे रखी है। उसके बाद में द्रव्यमान, ठीक है, मास जो है वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है, 7 टन दे रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप लोगों को जो है यहाँ पर बताना है फोर्स और यहाँ पे आपको बताना है त्वरण। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई यहाँ पर लग जाएगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, जो कि क्या होता है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT²। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आपको सिर्फ ए ही फाइंड करना है, लेकिन दूसरे जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो है आप लोगों को 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी और 2 वैल्यू तो आप नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर जो है हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरी चीज़ें हमें क्या क्या दे रखी है, एस क्या होता है, एस होता है आपका चली गई दूरी। ठीक है, जो चली गई दूरी कितनी बोली गई है यहाँ पे 400, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 400। ठीक है, चलिए उसके बाद में यू टी प्लस 1/2 AT² होता है। ठीक है, तो यू क्या होता है, देखिए यू जो होता है इसको ध्यान से समझिएगा, प्रारंभिक वेग को बोलते हैं। ठीक है, और जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि विराम अवस्था से शुरू हो, ठीक है, तो विराम अवस्था जो होती है उसको हमेशा 0 बोलते हैं, यानी कि जो प्रारंभिक वेग होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यू का मान यहाँ पर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये टी आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस 1/2, अब 1 की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और टी जो है उसकी हमें यहाँ पर बोला गया है 20 सेकंड। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या होगा 400 इज इक्वल टू, अब ये जो 0 से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, उसके बाद में आएगा 1/2 ए और ये कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 20 का स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख लेता हूँ 400। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 400 जो है वो कट जाएगा 200 बार में। ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ए की वैल्यू जो है यहाँ पर जब नीचे आएगा ये 200, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन जो होता है यानी कि त्वरण जो है उसका मान आ चुका है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए ए मिल गया हमें, तो हमें यहाँ पे पूछा गया था इसका त्वरण ज्ञात करें, तो त्वरण जो है हमें मिल चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन के में क्या बोला गया था कि अगर इसका द्रव्यमान 7 टन हो तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। ठीक है, अब वही हमें निकालना है बल। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, F बराबर ma होता है। ठीक है, तो F बराबर ma होता है, तो A की वैल्यू हमें मिल चुकी है और M का वैल्यू जो है हमें यहाँ पर दी गई है 7 टन। ठीक है, तो अब देखिए 7 टन जो है इसको मैं kg में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है ना, तो kg में कन्वर्ट करूँगा तो ये 7000 हो जाएगा। तो चलिए भाई F की वैल्यू निकालते हैं। तो F बराबर मैंने आपको बताया कि होता है m ×
ए, ठीक है। एम यहाँ पे क्या है, 60 टन दे रखा है, तो 60 टन को जो है मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो ये 7000 हो जाएगा। और ए की वैल्यू जो है हमें मिल गई 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गई थी। अब देखिए भाई, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, 14000, ठीक है। और इसको आप लोगों को पता होगा बल जो होता है वो न्यूटन में होता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये 14000 न्यूटन, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस विधि से होता है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डायनेमो जो होता है वो परिवर्तित करता है। तो जो भाई एक डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है डायनेमो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें आपको ये बताना है कि किसमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा नहीं है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा या फिर खींचा हुआ धनुष। तो आप लोग खुद देख के भी बता सकते हो भाई, जो खींचा हुआ धनुष होता है, ठीक है, उसमें जो है गतिज ऊर्जा कहाँ से होगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, ठीक है, यानी कि पदार्थ को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो इसके बारे में हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है और काफ़ी बार एग्जाम में आता भी है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ जो है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है, तो वह, ठीक है। तो भाई एक साइकिल सवार है जो कि समझ लीजिए कि किसी मोड़ की तरफ जब घूमता है तो वो क्या करता है कि खुद को जो है थोड़ा सा अंदर की ओर झुकाता है ताकि उसको मुड़ने में जो है आसानी हो, ठीक है, ताकि वो गिरे भी ना और उसको मुड़ने में भी आसानी हो, ठीक है। तो वो अंदर की ओर थोड़ा सा झुक जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अंदर की ओर झुकता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वॉशिंग मशीन के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है। एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी एमआर एग्जाम दोनों में आ चुका है। तो एक वॉशिंग मशीन जो होती है उसके काम करने का सिद्धांत होता है अपकेंद्रण, यानी कि वो जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर काम करता है, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो रैखिक बल के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट या फिर विमान, ठीक है। तो रैखिक बल के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है एक जेट इंजन, ठीक है, क्या काम करता है, जेट इंजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेट इंजन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि भाई किस न्यूनतम वेग से जो है प्रक्षेपित किया जाने पर रॉकेट जो है वो गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, ठीक है। तो वो वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 11.2 किलोमीटर